हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी हमने आपको पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन कराया केमिस्ट्री का, उसके बाद हमने वादा किया था आपसे फिर फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद फिर मैथ का भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि जो पिछले वर्ष का क्वेश्चन थे वो क्या क्या थे, ठीक। और आगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक है। तो आइए, आज का जो सेशन होगा वो फिजिक्स का होगा। फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम बात करेंगे, ठीक। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी, अगर उन्हें भी ज़रूरत हो तो वो भी जुड़कर अपना पढ़ाई कर सके। इस क्वेश्चन के बाद हम तुरंत ही क्या कराएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना फिजिक्स का जो क्वेश्चन है। और जो ये सेशन है, सिर्फ इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी हम क्या करेंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। आप कहीं भी कोचिंग करते हुए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट अगर करेंगे तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम में संभावना है आने का, ठीक, जिससे कि आप अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चन है। फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है ये हमने देखा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपके 2011 में। पहले तो पेपर नहीं देता था, आज 2-3 साल से पेपर देने लगा है बीटी बोर्ड। नहीं तो इससे पहले जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जब एग्जाम होता था तो पेपर नहीं देता था। इससे पता नहीं चल पाता था कि पेपर का क्या लेवल था, और जो भी बच्चे परीक्षा दे के आते थे जो बताते थे बस वही पता चल पाता था, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लगा है, और देखिए जो क्वेश्चन मैं ये करा रहा हूँ, अब पीडीएफ के माध्यम से करा रहा हूँ। ये पीडीएफ बनाया हूँ क्वेश्चन को कलेक्ट करके, तब मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है। पहला कह रहा है लिखना, फिर दूसरा कह रहा है बोलना, और तीसरा कह रहा है सुनना, और चौथा कह रहा है चलना। इनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब घर्षण रहित होगा, मतलब उसमें घर्षण न लगता हो, उस ऑप्शन को हमको चुनना है। देखिए अगर हम कहीं पर लिखते हैं, लिखना, जब भी हम कहीं पर लिखेंगे तो बिना घर्षण के हम कहीं पर लिख नहीं सकते, ठीक। तो लिखने में तो घर्षण लगेगा ही लगेगा। और फिर दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है बोलना। बोलना, अगर हम बोल रहे हैं तो जो हमारा जीभ और तलुए के बीच में जो घर्षण हो रहा है उसमें भी क्या घर्षण काम कर रहा है, तभी हम बोल पा रहे हैं। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, सुनना। सुनना जो है ये क्या है, इसमें घर्षण नहीं लग रहा है। हमारे हिसाब से जो आंसर होगा वह सी होगा। और देखिए आपका चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, चलना। चलना क्या है, एक प्रक्रिया है। जब भी हम और आप रास्ते या रोड पे चलते हैं तो घर्षण काम करता है, ठीक। घर्षण के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। अगर घर्षण ना काम करे तो हम उसी स्थान पर ही रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, सी। क्या है, सुनना। सुनना क्या है, घर्षण काम नहीं करेगा, ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए शुरू देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है चंद्रमा के तल से आकाश दिखाई देगा। कह रहा है चंद्रमा के तल से आकाश दिखाई देगा, मतलब अगर हम चंद्रमा पे हों और आकाश को देखें तो वह आकाश का रंग कैसा होगा, यही आपसे पूछा है। पहला देखिए आपका ऑप्शन कह रहा है सफ़ेद, दूसरा कह रहा है क्या, पहला तो कह रहा है लाल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। पहला कह रहा है लाल, दूसरा कह रहा है सफ़ेद, और तीसरा कह रहा है काला, और चौथा क्या कह रहा है आपका नीला। देखिए हम और आप अगर पृथ्वी पर से देखते हैं तो हमको आकाश क्या नीला दिखता है, नीला दिखता है। लेकिन क्या होता है, जब भी स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने, जैसे ही नीला देखेगा वो तुरंत मार देगा, क्योंकि वो शायद पढ़ा नहीं रहता कि अगर हम क्वेश्चन क्या पूछा, वो धरती से
अगर हम धरती पर से देखते हैं आकाश को तो हमको नीला दिखाई देता है, लेकिन वो पूछा क्या है, चंद्रमा के तल से अगर हम आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आकाश का रंग होगा वह काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। जब हम कहां से देखेंगे? चंद्रमा के तल से। और देखिए आपके ऑप्शन में 4 दिया था, पहला लाल दिया है और दूसरा सफेद, तीसरा काला और चौथा क्या दिया है? नीला। तो आंसर जो होगा आपका सी होगा, ठीक, जो काला दिया है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सूर्य के प्रकाश के कमरे में न पहुंचने पर भी कमरा प्रकाशित रहता है। जनरली तौर पर आप अपने घर में रहे होंगे, मान लीजिए कि दोपहर का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा ऐसा लगता है कि मॉर्निंग और दोपहर के समय में विवर्तन बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके कमरे में लाइट नहीं है फिर भी उजाला लगता है, वो किस कारण से, मतलब प्रकाश यहाँ तक नहीं आया है फिर भी हमको उजाला दिखता है, किस कारण, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए आपके ऑप्शन में पहला क्या कह रहा है? प्रकीर्ण के कारण, दूसरा कह रहा है विवर्तन के कारण, तीसरा कह रहा है विसरित परावर्तन के कारण और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रकाश का फैलाव हुआ वह विकिरण के कारण होगा। इसमें अगर हमें कमरे में मतलब उजाला दिखाई दे रहा है बगैर लाइट का, तो वह विवर्तन के कारण, जो सूर्य का प्रकाश आया है वह विवर्तन के कारण आपके कमरे तक आया है, तब हमको क्या कमरे में उजाला दिखाई दे रहा है। यही काम आप क्या देखते होंगे पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे भी जो उजाला आपको दिखता है वह विवर्तन के कारण ही दिखता है। ठीक, मान लीजिए कि यह क्वेश्चन हटाकर पेड़ के नीचे देते, पेड़ के नीचे जो प्रकाश का उजाला रहता है वह किसके कारण रहता है? तो वहाँ पर भी क्या होगा? विवर्तन के कारण। ठीक, जो प्रकाश है वह विवर्तन के कारण ही वहाँ पर उजाला रहता है। ठीक, और एक और होता है ब्लेड में। ब्लेड में भी कभी कभी पूछ लेता है कि ब्लेड में जो ब्लेड का देखे होंगे आप, कार्नर होता है, कार्नर वो हल्का सा आपको चमकीला दिखता है, वह जो प्रकाश चमकता है वह किसके कारण? वहाँ पर भी विवर्तन के कारण ही चमक उत्पन्न होता है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन दूसरा दिया है विवर्तन। ठीक, तो दूसरा आपका आंसर होगा विवर्तन के कारण। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश किरणों की प्रकृति है, मतलब वह पूछा है प्रकाश किरण जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है और हमको बताना है। पहला कह रहा है अनुप्रस्थ, दूसरा कह रहा है अनुदैर्ध्य, तीसरा कह रहा है दोनों और चौथा क्या कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? अनुप्रस्थ। ठीक है, जो प्रकाश की किरणें की प्रकृति जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कांच की प्लेट पारदर्शी होती है जबकि कांच का चूड़ा अपारदर्शी होता है, क्योंकि आप देखे होंगे कांच का जो कांच होता है जनरली तौर पर, अगर मान लीजिए कलई न किया हो साधारण कांच, ठीक, अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो उस तरफ दिखाई देता है। कहने का मतलब कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है, मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। लेकिन अगर वही कांच क्या हो? टूट जाए, अगर चूरा के रूप में हो जाए, मतलब अगर टूट फूट जाए, ठीक, छोटे छोटे कणों के रूप में हो जाए, तब क्या होता है? उसमें वह पारदर्शी का गुण नहीं व्यवहार नहीं करता। फिर ऐसा क्यों होता है, यही पूछा है। तो पहला कह रहा है कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहला कह रहा है चूड़े में कांच के गुण समाप्त हो जाते हैं, दूसरा कह रहा है प्रकाश परावर्तित होकर लौट जाता है, तीसरा कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाता है और चौथा कह रहा है प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। तो देखिए चूड़े में कांच के गुण समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मान लीजिए छोटे छोटे कण हैं आपके कांच के,
अगर यह कांच को अगर मान लीजिए कि मशीन में ले जाकर फिर से हम क्या इसका शोधन करके फिर से कांच बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका गुण समाप्त हो गया है। ठीक, ये तो नहीं हो सकता आपका पहला ऑप्शन। दूसरा क्या कह रहा है, प्रकाश परावर्तित होकर लौट जाती है। हाँ देखिए, जब ये छोटे छोटे चूड़े बन जाएंगे कांच के जो कांच है आपका, छोटे छोटे जब कणों के रूप में हो जाएंगे, जब भी प्रकाश इसने टकराएगा तो टकराने के बाद ये एक दूसरे से जब भी प्रकाश टकराएगा तो टूटने के कारण इन प्रकाश से टकराने के बाद दूसरे कणों से टकराकर क्या होता है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो है बी, ये क्या कह रहा है कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होकर लौट जाता है। तो यह गुण इसी के कारण क्या कांच के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पारदर्शी गुण को नहीं व्यक्त करते। चलिए आइए हम छठे क्वेश्चन पर बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, छठा क्वेश्चन कह रहा है एक किरण दर्पण से परावर्तित होती है, क्या बदलेगा। मतलब अगर प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद अगर परावर्तित होती है तो उसमें क्या बदल जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है कला, और दूसरा कह रहा है आवृत्ति, तीसरा कह रहा है तरंग दैर्ध्य, और चौथा कह रहा है चाल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, अगर हम कहें आवृत्ति, आवृत्ति तो नहीं बदलेगा, क्या आवृत्ति नहीं बदलेगा आपका, और तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलेगा। चाल, क्या प्रकाश की चाल बदलता रहता है। हवा में अगर जा रहा है, सामान्य में मान लीजिए सामान्य हवा में ही जा रहा है, तो क्या उसका चाल बदल जाएगा। आपको पता है अगर एक ही माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो उसके चाल में कोई अंतर नहीं होगा। जब भी उसके समक्ष कोई माध्यम आएगा तभी उसके चाल में कुछ रुकावट आएगा या उसके चाल में थोड़ा कमी आ जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए केवल आपका जो ऑप्शन कला है, मतलब इसके कला में थोड़ा सा चेंजिंग जरूर होगा। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला क्वेश्चन आपका सातवां है। कह रहा है समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब होता है। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब होता है मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण में वह कैसा बनेगा। समतल दर्पण की बात कर रहा है। पहला कह रहा है सीधा वास्तविक वस्तु के बराबर, सीधा वास्तविक वस्तु के बराबर। दूसरा कह रहा है सीधा आभासी वस्तु के बराबर। दूसरा कह रहा है तीसरा कह रहा है उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर। और चौथा क्या कह रहा है, उल्टा आभासी वस्तु के बराबर। ठीक, तो इसमें क्या सही होगा आपका, सीधा आभासी वस्तु के बराबर। आभासी तो बनेगा नहीं, दूसरा कह रहा है। और पहला क्या कह रहा है, सीधा वास्तविक वस्तु के बराबर। तो इसमें देखिए जो आपका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, बी होगा। सीधा सीधा बनेगा और आभासी और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, कभी आपने देखा जब मान लीजिए समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं, आईना को, जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं फेस देखने के लिए। ठीक, वही क्या है आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या आप खड़े होंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या वो आधा ही बनेगा। कहने का मतलब आपका जो वस्तु होगा या आप हैं तो आपका संपूर्ण, ठीक, संपूर्ण साइज का ही प्रतिबिंब उसमें बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसी के बराबर ही बनेगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर पर है, दर्पण की ओर 5 सेमी पर सेकंड की चाल से आ रहा है। 6 सेकंड के बाद वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब जो आपका समतल दर्पण है, एक वस्तु समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है वस्तु की ओर, मतलब जो है आपका दर्पण जो है यह, ठीक, और मान लीजिए कि वस्तु जो है, ठीक, कोई वस्तु रखा है तो इनके बीच की जो दूरी है वह 100 सेंटीमीटर है। आपको पता है समतल दर्पण पर जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे आपका क्या प्रतिबिंब बनेगा उस व्यक्ति का। ठीक, कितने पर, 100 पर।
ठीक। अब देखिए अगर हम वस्तु और प्रतिबिंब की भी बात करें तो 200 सेंटीमीटर पर हैं, दोनों के बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात क्या किया है, और जो वस्तु की ओर मतलब जो आपका दर्पण है वह दर्पण किस चाल से इधर आ रहा है, वस्तु की ओर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से इधर आ रहा है वस्तु की तरफ। ठीक। अब अगला क्या कर रहा है, तो 6 सेकंड के बाद वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। मतलब 6 सेकंड के, अगर 6 सेकंड तक दर्पण वस्तु की तरफ आया तो वह कितनी दूरी चल दिया। तो देखिए मान लीजिए कि दर्पण आया इधर, कितने 6 सेकंड तक, टाइम कितना लग रहा है 6 सेकंड। ठीक, 6 सेकंड लग रहा है। तो देखिए तो क्या पूछा है, पूछा क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है। मतलब इस वस्तु और प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब आपका बनेगा नए कंडीशन में, ये जब आएगा इधर तब मान लीजिए कि ये दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय होगा। चाल इंटू समय, आपका समय कितना दिया है, चाल 5 इंटू 6, 6 पंचे 30, यानी 30 सेंटीमीटर आपका दर्पण इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा दर्पण, ठीक, नए कंडीशन में जब इधर दर्पण आ जाएगा तो ये टोटल दूरी कितना बचेगा, 70 सेंटीमीटर। कितना, 70 सेंटीमीटर बचेगा। जब 70 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो आपका प्रतिबिंब भी 70 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ठीक, कहाँ पर, 70 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ, पूछा है वस्तु और प्रतिबिंब की बीच की दूरी। मतलब ये नया कंडीशन हुआ, जब जो आपका समतल दर्पण है अगर 30 सेंटीमीटर वस्तु की तरफ आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा यह नए कंडीशन में, यह अगर वस्तु 70 सेंटीमीटर पर होगा तो हमको पता है समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर भी टोटल दोनों का अगर हम ऐड कर लें 70 और 70 कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर। मतलब 140 सेंटीमीटर पर आपका क्या, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या कौन सा है, बी। ठीक, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए लाइट कट गया है फिर भी हम वीडियो बना दे रहे हैं आपके लिए। अब लाइट का कब तक इंतजार करें, अपना काम चलता रहेगा, दिख तो रहा होगा आपको। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां कह रहा है, निम्न में किसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। निम्न में किसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा, कहने का मतलब देखिए अंग्रेजी को जो लेटर होते हैं उन लेटरों में पार्श्व परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, सीधा बस यही है, जो आपका दायां होगा वह बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, बस यही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। ठीक, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है आपका पहला यच चाहिए, यच तो ठीक है, यच का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। ठीक, और ए का भी नहीं होता, लेकिन आपका देखिए पहले ऑप्शन में जी दिया है। अगर आप दर्पण में इसे देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ये पार्श्व परिवर्तन हो रहा है, ये मतलब ऑप्शन पहला नहीं होगा। दूसरा कर रहा है यच ओ यक्स, देखिए यच ओ यक्स जो ये बी ऑप्शन दिया है आपका, ना तो यच का पार्श्व परिवर्तन होता है, ना तो ओ का और न ही यक्स का। ठीक, तो आपका ऑप्शन मिल गया है, दूसरा होगा। आगे भी आप देख लीजिए कि आगे जो है क्या होगा, VET, वी तो ठीक है, टी भी ठीक है, इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ई जो है आपका क्या, इनका पार्श्व परिवर्तन होगा। ठीक, कैसे होगा देखिए, मान लीजिए कि दर्पण है और ई है, आपको ऐसा ही दिखना चाहिए, लेकिन यह अगर आप दर्पण में देखेंगे तो यह इस तरह दिखेगा। ठीक, तो इनका पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। तो आपका चौथा भी जो है यक्स और यू का तो नहीं होगा, लेकिन यल है। ठीक,
तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन जो है बी होगा। ठीक, आगे हम इस पर पास परिवर्तन पर बढ़िया से चर्चा करेंगे। ठीक, जब प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो आपको मैं डीपली में बताऊंगा बढ़िया से। लेकिन ये है कि मैं आपको पिछले वर्ष का क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आप उसी कैटेगरी में अपना पढ़ाई करिए, ज़्यादा हाई लेवल ना पढ़िए। आइए अब 10वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। परावर्तन की घटना में बदल जाता है। परावर्तन की घटना में क्या बदल जाता है? पहला कह रहा है तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। परावर्तन की बात जब भी करें तो आप समझ जाइए कि प्रकाश की ही बात कर रहा है। ठीक, प्रकाश पड़ेगा तभी परावर्तन होगा। परावर्तन की घटना में बदल जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है तरंगदैर्घ्य, दूसरा कह रहा है आवृत्ति, तीसरा कह रहा है चाल और चौथा कह रहा है आयाम। देखिए, जो ना तो यहां पर आपका आवृत्ति बदलता है, ना तो तरंगदैर्घ्य और न ही चाल। ठीक, क्या बदलेगा? बदलेगा तो आपका आयाम, और आपका आयाम जो है चौथा ऑप्शन दिया है। क्या? आयाम आपका चौथा ऑप्शन दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आयाम होगा, तो डी होगा। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? देखिए यहाँ पर टाइप इन एरर हुआ है, प्रतिबिंब होना चाहिए, वो प्रतिबिंब वहां पर होगा, प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब होगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? ठीक, तो जो प्रतिबिंब बनता है आपका दो समांतर दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रख दी जाए। ठीक, मान लीजिए कि आप ही खड़े हैं, अगर यहाँ पर आप खड़े हैं दो समांतर दर्पणों के बीच में, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा। मतलब आप गिन नहीं सकते कि कितना प्रतिबिंब आपका दिख रहा है। ठीक, तो जब भी समांतर एक दूसरे के समांतर समतल दर्पण खड़े हों, तो अगर आप बीच में हो तो पूछे कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो ये याद रखिए वहां पर हमेशा आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वह कितना बनेगा? अनंत बनेगा। और आपके ऑप्शन में जो दिया है वह चौथा दिया है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, किस लिए भाई जल्दी पक जाता है? पहला कह रहा है क्वथनांक अधिक ताप पर होता है। क्वथनांक कब ताप पर होता है? दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? क्वथनांक अधिक ताप पर होता है। अगर मान लीजिए कि क्वथनांक जब अधिक ताप पर होगा, इसका मतलब क्वथनांक जब अधिक ताप पर होगा तो उसे ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है? क्वथनांक कम ताप पर होगा। हाँ, अगर आपका क्वथनांक कम ताप पर हो जा रहा है तो आपका जो खाना होगा वह जल्दी पक जाएगा। ठीक, यही कंडीशन कहिए कि आपके प्रेशर कुकर में लागू होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह बी क्या होगा? राइट आंसर है। और देखिए फिर तीसरा कह रहा है दाब स्थिर रहता है। दाब स्थिर नहीं रहता। ठीक, अगर हम नीचे से ताप देते जाएं तो उसका क्या प्रेशर एक समान ही रहेगा? नहीं, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। क्या कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता? जब भी प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या वाष्प के रूप में, जब आपका सीटी बजता है कुकर का, तो वाष्प के रूप में क्या गैस निकलता है, तो गैस के माध्यम से कुछ जलवाष्प बाहर निकल जाते हैं। ठीक, आइए हम 13वें क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 13वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? आपको पता है सरल आवर्तकाल का एक फार्मूला होता है, T बराबर 2 पाई रूट यल अपान जी होता है। यल अपान जी होता है। ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी भी, ये सरल लोलक होता है, आपको पता ही है, ये जो लंबाई होता है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर लोलक है आपका, ये जो लंबाई है यही तो आपका क्या है?
सरल लोलक का लंबाई है। कह रहा है अगर सरल लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए टी जो है यल के प्रोपोर्शनल है कि नहीं, रूट में भले से है, ठीक, रूट में है कि नहीं, यहाँ पर देखिए रूट में यल बाई जी है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक समानुपाती है, टी समानुपाती रूट यल, ठीक। अगर आपका यल बढ़ेगा तो आवर्त काल भी बढ़ेगा, अगर यल बढ़ेगा तो आवर्त काल बढ़ेगा। तो आप अब समझ जाइए कि ऑप्शन में आपको क्या दिया है। पहला कह रहा है घटेगा, दूसरा कह रहा है बढ़ेगा, और तीसरा कह रहा है अपरिवर्तित होगा, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन देखिए जब एक दूसरे के समानुपाती हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, कि मतलब इसका आवर्तकाल बढ़ेगा अगर क्या सरल लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो। आइए अब 14वें क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है अमीटर को किस श्रेणी में लगाया जाता है। पहला कह रहा है श्रेणी क्रम में, दूसरा कह रहा है समांतर क्रम में, और तीसरा कह रहा है दोनों में, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अमीटर होता है यह धारा को मापने का काम करता है, ठीक। क्या अमीटर जो है धारा को मापने का काम करता है, और यह जब भी परिपथ में लगाया जाता है या घरों में लगाया जाता है तो यह किस श्रेणी में लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं यह जब भी लगाया जाता है यह किस रूप में लगाया जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया है पहला ही श्रेणी क्रम में, ठीक। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में नहीं लगाते, ठीक। तो आपका ऑप्शन पहला ही होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वोल्ट मीटर को किस श्रेणी में लगाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला अमीटर किस श्रेणी में लगाया जाता है, दूसरा वोल्ट मीटर किस श्रेणी में लगाया जाता है। तो देखिए अमीटर जो होता है आपका अगर श्रेणी क्रम में लगाया जाता होगा तो जो है वोल्ट मीटर आपका समांतर क्रम में। एक याद रख लीजिए, या तो अमीटर या तो वोल्ट मीटर, बस, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि नहीं समझ में आया है तो हम आगे आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों का, ठीक। कंबाइंड टेस्ट होगा जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन फिजिक्स का, 25 केमिस्ट्री का और 50 क्वेश्चन मैथ का कराऊंगा, ठीक। जो पूरा प्रैक्टिस सेट होगा। आप कहीं भी कोचिंग करते हुए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या होगा प्रैक्टिस सेट में, क्या होता है कि हर लेवल का क्वेश्चन मिलता है, जिससे कि आप क्या समझेंगे कि हमारा जो एग्जाम देने का पर्पज है, हम किस लेवल तक हैं, मतलब हमारा क्या स्कोर है, हम सिलेक्शन के लायक है कि नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस सेट करते जाते हैं तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट में समाहित करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की, ठीक। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपना पढ़ाई कर सके, ठीक।